सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, MSK कॉलेज भरतपुर। आज मैं MA पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो इतिहास लेखन की साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हैं उनके विषय में बात करूँगा। उसके बाद लेखन की परंपरा पर बात होगी। तो विधेयवादी पद्धति तक पहले पार्ट में मैं बात की थी। अब पांचवी जो पद्धति है वो है समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जो मार्क्सवादी सिद्धांत है या जिसे साम्यवाद कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, वो समाजशास्त्रीय पद्धति उस पर आधारित है। इस पद्धति के अंतर्गत इतिहासकार का कर्तव्य साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण और जनहित की कसौटी पर उसका मूल्यांकन करना है। आम जनता, नीचे के वर्ग जनहित के संदर्भ में ये विवेचन, विश्लेषण और जनहित की कसौटी पर कोई साहित्य कितना श्रेष्ठ ठहरता है या जितना श्रेष्ठ ठहरेगा, इस पद्धति में उस साहित्य को उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। द्वंद्वात्मक प्रणाली समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर्विरोधों को पहचानने का प्रयत्न करती है। यह साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से उपादेय है। तो साहित्य की श्रेष्ठता का पैमाना, इसमें जनहित या आम जन, बिल्कुल किसान, मजदूर और नीचे के वर्ग और जो इनको तरजीह देगा वह साहित्य इनकी दृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इन पांच पद्धतियों पर विचार करने के बाद जो निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं वो इस प्रकार कहे जा सकते हैं। साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाज शास्त्रीय पद्धति का साथ साथ उपयोग होना चाहिए। विधेयवादी पद्धति से दरअसल तत्कालीन परिस्थितियों के बीच जो साहित्य उत्पन्न हुआ है वह साहित्य के स्वरूप और उसमें परिस्थितियों में तालमेल बैठाने की बात है, सामंजस्य बैठाने की बात है। और समाजशास्त्रीय पद्धति में जो आमजन है, आमजन के संदर्भ में जो मूल्यांकन है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों जीवन दृष्टियाँ, इतिहास दृष्टियाँ अगर साहित्य के इतिहास लेखन में उपयोग की जाए तो काफ़ी उपादेय साबित हो सकती है। साहित्य के इतिहास में साहित्य और समाज के संबंध, परंपरा और रचनाकार के संबंध पर विचार करना आवश्यक है। यह भी बहुत ज़रूरी है कि साहित्य और समाज का संबंध क्या रहा, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक थाती किस रूप और हमें ले जाती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, किधर चलती है, और परंपरा के साथ रचनाकार का संबंध क्या है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो यह साहित्य के इतिहास में होना चाहिए। साहित्य का इतिहास लिखते समय ऐतिहासिक शोध और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ सौंदर्य शास्त्रीय नियमों की जानकारी भी आवश्यक है। सौंदर्य शास्त्रीय नियम साहित्य के सौंदर्य के संदर्भ में, भाव और कला के संदर्भ में जो सौंदर्य शास्त्रीय साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो नियम हैं जिन्हें हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो उनकी भी जानकारी ऐतिहासिक शोध और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ उनकी जानकारी भी आवश्यक है। और यह उपयोग में जब लेखन में लाई जाती है तो वो साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण बन जाएगा, हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है इतिहासकार की अंतर्दृष्टि, विवेक और उसका इतिहास बोध। किसी भी कालखंड का इतिहास बोध है वो महत्वपूर्ण है। इसमें विधेयवादी
समाजशास्त्रीय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सिद्धांत साहित्य सांस्कृतिक चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इन तीनों के साथ साथ उपयोग से समग्र और संतुलित इतिहास का निर्माण हो सकता है। अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास संतुलित इतिहास की बात करें कि हिंदी साहित्य का जो श्रेष्ठ है इतिहास वो कौन सा होगा, तो उसमें हमारा जितना आवश्यक विधेयवादी सिद्धांत है जो तत्कालीन परिस्थितियों को केंद्र में लेता है, समाजशास्त्रीय विचारधारा जो मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद पर आधारित है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परंपरा सांस्कृतिक परंपरा पर, इन तीनों को साथ साथ समग्र और संतुलित रूप में अगर उपयोग करेंगे तो साहित्य का इतिहास जो निर्मित होगा, हिंदी साहित्य का जो इतिहास निर्मित होगा वो है एक मुकम्मल इतिहास, या कह सकते हैं बहुत कुछ संतुलित इतिहास हो सकता है। अब हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर बात करेंगे। वैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य जो भी है, साहित्य लेखन की जो इतिहास लेखन की परंपरा है वह मध्यकाल तक नहीं मिलती। आधुनिक काल में सबसे पहले, और वह भी एक विदेशी विद्वान के द्वारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ, यानी 19वीं सदी में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने एस्ट्वार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। इसका पहला भाग 1939 ईस्वी और दूसरा 1947 ईस्वी इसका आया है 47 में। तो यहाँ से हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो आरंभ है आधुनिक काल में, यहाँ से होता है। इससे पूर्व हम मध्यकाल की ओर अगर जाते हैं तो विभिन्न लेखकों ने ग्रंथों की रचना की, और कविवृत्त से संबंधित ही ग्रंथ हैं ज़्यादातर। इन ग्रंथों में रचनाकारों के जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय तो मिलता है, लेकिन इसमें इतिहास दृष्टि का इनमें अभाव है, और इन्हें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते। ये ग्रंथ मूलतः इतिवृत्तात्मक हैं और इनमें कालक्रम सनसम्मत का भी अभाव है। जैसे गोसाई गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, नाभादास कृत भक्तमाल, आगे कविमाल, कालिदास हजारा आदि ग्रंथ रचे गए, जिनसे हमें कवियों के संदर्भ में, उनकी कविता या उनके जीवन दृष्टि के संदर्भ में कुछ सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं, पर व्यवस्थित रूप में इनको हम किसी भी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इनका उपयोग इतिहास रचने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या रॉ मटेरियल के रूप में इनका उपयोग हम करते आए हैं, करते हैं। इससे हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, किंतु इन स्वतंत्र रूप से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के आरंभिक प्रयत्न। इतिहास लेखन का पहला प्रयास एक फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी ने किया। उन्होंने एस्ट्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को इतिहास की अपेक्षा वृत्त संग्रह मानना अधिक उपयुक्त होगा। इसमें कालानुक्रमी पद्धति को इसमें वर्णानुक्रमी पद्धति को, अथवा अंग्रेजी में जिसे अल्फ़ाबेटिकल कहते हैं, वर्णमाला के क्रम में पद्धति को अपनाया गया है, और इसमें कहीं
समय काल विभाजन नामकरण आदि और सन संवत किसी भी चीज़ का कोई क्रम नहीं है, यानी वास्तविक अर्थों में इसे इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते, किंतु चूँकि आरंभिक प्रयास है अतः महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भाषा भी इस ग्रंथ की फ्रेंच ही रही। आगे चलकर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 1000 कवियों की जीवनी और उनकी कविताओं के उदाहरण संकलित हैं। यह मूलतः काव्य संग्रह है। इस ग्रंथ के संदर्भ में भी एक बात स्पष्ट आती है कि इसमें भी वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया गया है, वर्णक्रम के आधार पर है, और इसमें भी किसी तरह के कालानुक्रम को ध्यान में नहीं रखा गया है। एक महत्वपूर्ण बात जरूर रही कि यह ग्रंथ सीधे हिंदी भाषा में लिखा गया है, किसी विदेशी भाषा में नहीं है, हिंदी भाषा में है। और ये जो इसमें कवि संग्रहित किए, उनकी कविता संग्रहित की है, ये आगे चल के रॉ मटेरियल के रूप में काम आती है। ये भी एक वृत्त संग्रह ही इसको कह सकते हैं, व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ इसे नहीं कहा जा सकता। अगला महत्वपूर्ण प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया। उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा और ये 1888 ईस्वी में आया। इसे हिंदी साहित्य का वास्तविक अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। इस ग्रंथ में एक और महत्वपूर्ण बात ये रही कि जहाँ तक बात जॉर्ज गाडसाद ताशी की थी, उनके ग्रंथ में हिंदी उर्दू दोनों ही कवि थे, मिले हुए थे, और तकरीबन 738 कवियों में से केवल 72 कवि ही हिंदी के थे। जब ग्रियर्सन ने एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि हिंदी कवियों से उर्दू कवियों को बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने भाषा को स्पष्टता के तौर पर इस बात को अलग उर्दू कवियों करके केवल हिंदी साहित्य के कवियों का, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत इन्होंने किया है। और इवन नलिन विलोचन शर्मा जी का जो इतिहास दर्शन पर बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, काम किया है, उन्होंने एक बात उठाई, नलिन विलोचन शर्मा जी ने, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में ग्रियर्सन को विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाला पहला साहित्य का इतिहासकार कहना चाहिए। तो यह ग्रंथ कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने इसमें कालानुक्रमी पद्धति अपनाने के साथ साथ कालखंडों का वो विभाजन किया, और विभाजन करने के बाद नामकरण भी किया। ये एक अलग बात है कि इनका काल विभाजन और नामकरण बहुत तर्क संगत नहीं कहा जा सकता, लेकिन काल विभाजन और उनका फिर नामकरण करना एक उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाएगी। तो हालांकि इस ग्रंथ की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, पर उन्होंने ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रचते हुए उसकी प्रवृत्तियों में गहराई से उतरने का प्रयास किया, और इसी का परिणाम है कि ये भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल घोषित करते हैं। तो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और जो जन कल्याण का मुद्दा है हिंदी के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत, उसको पकड़ने की इन्होंने भरपूर चेष्टा की। तो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ के रूप में ये इनका सोपान है।
हालांकि ये ग्रंथ पहले नागरिक प्रचारणी सभा की एक नागरिक प्रचारणी सभा नहीं, सॉरी, वैसे यह ग्रंथ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में पहले धारावाहिक छपा, किंतु 1888 ईस्वी में ये एक स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ के रूप में आया और ये उनका बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके बाद आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों ही मिश्र हैं, 3 बंधु थे। इन्होंने 1913 ईस्वी में 3 भाग और 1934 ईस्वी में चौथा भाग इनका आया। इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। यह ग्रंथ भी इतिहास न होकर साहित्यकार कोश ज़्यादा है। तो इस ग्रंथ की अपनी कई अच्छाइयाँ हैं तो सीमाएं और भी ज़्यादा हैं। काले भाजन नामकरण यहाँ भी ठीक से नहीं हो पाया। आज के इस पार्ट सेकंड में यहीं तक, इसके बाद तीसरे पार्ट में मैं आगे बात करूँगा। धन्यवाद।